स्वागत है आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। और आज टॉपिक रहेगा सेल साइकिल। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष और आप देख रहे हैं बायो के फंडे बाय डॉक्टर MK। बेटा 11th क्लास का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड योर स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा रेयरली हुआ है कि सेल साइकिल में से क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन जरूर आता है नीट में से ना, नीट में सेल साइकिल से। देखते हैं सेल साइकिल, दो शब्दों से बना हुआ है। सेल साइकिल यानी सेल की साइकिल। एक्चुअली सेल साइकिल क्या है? ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो सेल की लाइफ में घटित होते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच अकर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, सेल की लाइफ साइकिल, सिंपल। और ये इवेंट्स बहुत ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं, रैंडमली नहीं होते। इवेंट एक के बाद एक बहुत ही कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन में ये चलते हैं। मैं डिफाइन करता हूं पहले। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन ए life of a cell. These events occur in a well coordinated and controlled manner, controlled fashion. इनमें कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है और कंट्रोल है। ऐसे रैंडमली नहीं है, रेगुलेटेड साइकिल है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन में ये चलती है। देखिए आमतौर पे सेल की लाइफ में क्या होता है, एक सेल आता है, बनता है, पैदा होता है। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अ सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। तो एक सेल जब नया नया आता है तो वो ग्रो करता है, एनर्जी लेता है, ऑर्गेनेले बनाता है, साइज में बढ़ता है और फिर वो अगले डिवीजन की तैयारी करता है। फाइनली उसने फिर 1 से 2 हो जाना है, तैयारी करेगा और फिर फाइनली वो 1 से 2 में फिर डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। इसी साइकिल में जो इवेंट्स होते हैं उन्हें ही हम आज सेल साइकिल में पढ़ने वाले हैं। यानी सेल साइकिल क्या है? असल में दो डिवीजन के बीच में जो कहानी चलती है, दो सेल डिवीजन के बीच में जो कहानी चलती है, दो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन के बीच में जो कहानी चल रही है, वो सेल साइकिल है। बात समझ आई आपको? वेरी गुड। अगर हम यीस्ट की बात करें, यूनिसेलुलर फंजाई होता है यीस्ट, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 90 मिनट की है। यानी एक सेल बना, ग्रो किया, तैयारी करी और फिर वापस से डिवाइड हो गया। 90 मिनट के अंदर अंदर ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, अगर हम ह्यूमन सेल का कल्चर करते हैं, मोस्टली लैब्स में सेल कल्चर होता है, लंग सेल कल्चर करते हैं, कुछ कैंसर सेल भी कल्चर करते हैं, लेकिन जो एक आम लंग सेल या ह्यूमन सेल को अगर हम कल्चर करें तो उसकी जो सेल साइकिल है वो 24 आवर्स की है, 24 घंटे। ह्यूमन सेल कहां? कल्चर में। कल्चर के अंदर कितनी है? 24 आवर्स है जी, 24 आवर्स है। इसको हम डायग्रामेटिकली शो करते हैं, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? चलिए, जैसे साइक्लिक इवेंट है तो मैं सर्कल में ही बनाऊंगा इसको, जैसे पूरे साइकिल हो गई। इसमें एक फेज है एम फेज, यानी डिवीजन फेज। एम फेज यानी डिवीजन फेज। यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया।
और जो बाकी बचा हुआ फेज है, जो बाकी बचा हुआ फेज है उसको ये नाम दे रहे हैं इंटरफेज। यहां से लेके और ये यहां तक, इसे बोलते हैं हम इंटरफेज। इंटरफेज। पुराने समय में, पुराने जमाने में जब बहुत ज्यादा इस साइकिल को स्टडी नहीं किया गया था, सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड माना जाता था सेल की साइकिल में। होता भी है, सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट एपिसोड है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसकी डिस्कवरी हो गई थी तो ये माना जाता था कि भैया जो एम फेज है वो एक एक्टिविटी वाला फेज है जिसमें सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम खींचे जाते हैं, क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं और वो इधर से उधर जाते हैं और फिर 2 सेल प्राप्त होते हैं हमें। और बोला जाता था कि ये जो इंटरफेज है ये ऐसे इनएक्टिव सा फेज है, ये एक इनएक्टिव फेज है। लेकिन आप साइकिल के डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पे एम फेज की ड्यूरेशन है थोड़ी सी, ये इतनी। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेल कौन से फेज में है? इंटरफेज में है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम सेल इंटरफेज में है। अगर मैं 24 घंटे की सेल साइकिल लेके चलूं तो एम फेज की ड्यूरेशन है सिर्फ 1 आवर और इंटरफेज की ड्यूरेशन है कितनी? 23 आवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जी इंटरफेज में 90%, 95% ऑफ ड्यूरेशन किसकी? सेल साइकिल की 95% ड्यूरेशन सेल इंटरफेज में व्यतीत करता है। यानी 24 घंटे की साइकिल में 1 घंटा एम फेज को, डिवीजन को, और बाकी 23 घंटे 95% ऑफ टाइम इज डिवोटेड टू इंटरफेज ओनली। भैया जब सेल साइकिल का 95% हिस्सा इंटरफेज में जा रहा है तो ये कहना अक्लमंदी नहीं है कि इंटरफेज एक इनएक्टिव फेज है। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, सेल के बिहेवियर को देखा, सेल की एक्टिविटीज को देखा, सेल को ऑब्जर्व किया, पढ़ा, टेक्नोलॉजी आ गई थी और पता लगा कि इंटरफेज तो एक बहुत ही एक्टिविटीज से भरा हुआ फेज है। ये साइलेंट या चुपचाप या इनएक्टिव फेज नहीं है। आगे चल के इंटरफेज को भी डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया और उसे स्टडी किया, तब जाके सेल साइकिल कंप्लीट हुई। हम इसको आगे पढ़ते हैं, कंप्लीट सेल साइकिल किस प्रकार से हम शो करेंगे। ठीक है बेटा, चले आगे। वेरी गुड। ये मैं डायग्राम बनाता हूं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और ये लास्ट वाला एम फेज यहीं तक है। ये साइटोकाइनेसिस है, ये हमारा एम फेज है और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। इसको सेल साइकिल में से एम फेज में ही गिनते हैं। कलर चेंज करते हैं बेटा। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेज के 3 फेज और हैं, G1, S एंड G2। बात करते हैं हम फेजेस की। देखिए G1 में सबसे पहले G1 इज फर्स्ट ग्रोथ फेज, पहला ग्रोथ फेज है
जहां एक नया सेल आता है सबसे पहले ये सेल साइज में ग्रो करेगा। नंबर 1, सेल ग्रो के लिए सेल का मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, एटीपी जनरेशन करेगा। तो सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का साइज कम, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेले बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनेले इंक्रीज। सेल को अब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट चाहिए उसे, हर चीज ज्यादा चाहिए, ऑर्गेनेले बढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनेले का नंबर यहां हमें बढ़ाना है, बढ़ेगा। वेरी गुड। धकाधक एनर्जी बन रही है, एटीपी बन रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहा है सेल, रेस्पिरेशन कर रहा है सेल, बढ़िया तरीके से चल रहा है और ग्रोथ की तरफ है जीवन। ठीक है जी, ये इंटरफेज का सबसे बड़ा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है ये सेल साइकिल का, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। एंजाइम की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस चलती रहती है। प्रोटीन्स, आरएनए आर सिंथेसाइज्ड। एंजाइम तो चाहिए ना बेटा हमें, प्रोटीन भी चाहिए, प्रोटीन तो एंजाइम होते ही है, ये सब हमें चाहिए, तो इनकी सिंथेसिस चलती रहती है। अब जीवन फेज के अंदर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? जीवन फेज में जब सेल ग्रो कर चुका है तो इसके बीच में एक फेज आता है, इसे बोलते हैं जी नॉट फेज। ये रेस्टिंग फेज है। सेल अब ग्रो कर गए हैं और कुछ सेल इस रेस्टिंग फेज में रेस्ट करते हैं, जिंदा हैं, खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बट रेस्ट में हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे और ना ही वो सेल साइकिल में आगे जा रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग अहेड इन द लाइफ सेल साइकिल, दे आर एट रेस्ट, दे आर अलाइव, दे आर नॉट डिवाइडिंग बट दे आर अलाइव एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव। दैट इज जी नॉट फेज। जी नॉट फेज में रेस्टिंग फेज है, सेल अलाइव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट नॉट डिवाइडिंग, नॉट मूविंग टू नेक्स्ट फेज। अगले फेज में नहीं जा रहा है, अगले फेज में नहीं जा रहा है। अब यहां जी नॉट में जो सेल्स है, यहां सेल के पास ऑप्शंस हैं। सपोज करिए ये ऑर्गेनिज्म जिसकी हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, यहां कुछ स्पेशल सेल की जरूरत पड़ गई, आरबीसी की आवश्यकता पड़ गई, डब्ल्यूबीसी की आवश्यकता पड़ गई, या प्लांट का केस है तो पैरेन्काइमा की जरूरत पड़ गई, कॉलनकाइमा की पड़ गई, स्लेरेनकाइमा की पड़ गई, ट्रैकिड्स की पड़ गई, वेसल की पड़ गई, स्लेरिड की पड़ गई, स्टोमेटा की पड़ गई, एपिडर्मिस की पड़ गई। किसी भी सेल्स की हमें आवश्यकता हो सकती है फंक्शन के लिए। ये जो इस साइकिल में घूम रहे हैं ना, ये स्पेशल सेल नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड नहीं है। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म को किसी सेल की, स्पेशल सेल की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा सेल जी नॉट से या सेल साइकिल से विदा हो जाएगा, एग्जिट करेगा, और एग्जिट करके वो सेल क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। वो क्या करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये सेल, स्पेशल सेल, चाहे आरबीसी लगा लो, डब्ल्यूबीसी लगा लो,
कॉलन कायमा, पैरन कायमा, कोई भी सेल लगा लो, ये अब इस सेल साइकिल से बाहर है। अब इस सेल साइकिल में चक्कर नहीं लगाएगा ये, क्योंकि इसे तो अब ड्यूटी मिल गई, ये तो चला गया यहां से। आप ऐसे समझ लीजिए कि प्लांट के केस में समझाता हूं मैं, जो सेल्स इस सेल साइकिल में घूम रहे थे वो थे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और अब जब स्पेशल सेल की आवश्यकता पड़ी तो भैया नए सेल कहाँ है, नए सेल तो मेरिस्टेमेटिक में ही बनते हैं। तो मेरिस्टेम से ही ये सेल जी नॉट फेज से विदा हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, सेल साइकिल से बाहर स्पेशलाइज्ड बने और अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। सेल साइकिल में नहीं है, बाहर जा चुके हैं। तो जी नॉट फेज के पास पहला ऑप्शन है कि वो डिफरेंशिएट हो जाए और बाहर चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी नॉट वाला सेल जीवन में कंटिन्यू करे और मूव करे नेक्स्ट फेज की तरफ, यानी एस फेज की तरफ। कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट्स है, चेक पॉइंट कंट्रोल्स है यहां पे, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको। वो डिसाइड करते हैं कि भैया सेल को जी नॉट से एग्जिट होना है, डिफरेंशिएट होना है, या इसी साइकिल के अंदर आगे चल के कंटिन्यू करना है। जो डिफरेंशिएट हो गया वो तो गया, जो जी नॉट में रेस्टिंग है, बचा है, उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो आराम कर सकता है, और वो चाहे तो स्पेशलाइज्ड होकर बाहर जा सकता है, और वो चाहे तो जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकता है, स्पेशलाइज बन जाएगा, डिवीजन की तरफ मूव करेगा, वो सेल साइकिल में आगे चलेगा। तो इस तरह से ये जीवन और जी नॉट की कहानी यहां खत्म होती है। ये आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं हम एस फेज में। एस का मतलब है सिंथेसिस। एस का मतलब है सिंथेसिस फेज। एस इज फॉर सिंथेसिस। भैया डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि इस सेल को आगे चल के डिवाइड होना है तो मुझे जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपी चाहिए पहले ही। इस सेल को आगे चल के एम फेज में डिवाइड होना है, तो डिवीजन से पहले ही मुझे जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपी तो चाहिए ना बेटा। वो यही बनेंगी, एस फेज में ही बनेंगी। सेल बंटवारे की तैयारी पहले ही कर रहा है, स्मार्ट है सेल। कितना स्मार्ट है आप देखिए जरा। बंटवारा होगा, जेनेटिक मटेरियल का बंटवारा होगा यहां पे एम फेज में, लेकिन चूंकि आगे चल के उसे 2 में डिवाइड होना है तो जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपी उसे अभी बनानी है एस फेज में। तो दिस फेज इज नोन फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो 12th का पार्ट है उसके डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि डीएनए की 2 कॉपी हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल जितना था वो डबल हो जाता है। बात समझ आई। डीएनए रेप्लिकेशन, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। थोड़ी सी जगह ले लेते हैं यहां पे हम। ये काम होगा, ये काम होगा न्यूक्लियस के अंदर, ये काम होगा न्यूक्लियस में। अब एम फेज के अंदर स्पिंडल फाइबर की जरूरत होती है। स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को खींचेंगे, सेल डिवीजन में काम आते हैं। तो सेल स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल की डिप्लीकेशन होगी साइटोप्लाज्म में। तो पहला काम डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा काम सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल किस काम आएगा, सेंट्रियोल आएगा स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में। स्पिंडल फाइबर किस काम आएंगे, मेटाफेज के बाद एनाफेज में काम आएंगे, क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। रस्सी है एक तरह की। तो इसकी तैयारी यही हो गई है। ये कहां बनता है, ये बनता है साइटोप्लाज्म में बेटा। और ये कहां होता है, ये होता है न्यूक्लियस में। नीट क्वेश्चन है, ध्यान से नीट में पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। एस फेज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। एस फेज से कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे कि हमें याद रखना है डीएनए डबल होता है। अगर किसी सेल में 2C था, से जीवन फेज में 2C अमाउंट था, तो एस फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहां 4C हो जाएगा। आफ्टर एस 4C हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया है।
पर एक ट्विस्ट यहां पे ध्यान रखना है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर कुछ भी है, से 2n, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, अब भी 2n ही रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं है। ईच क्रोमोसोम के अंदर अगर से ह्यूमन बीइंग है 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर तो 46 ही होगा, लेकिन हर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। यह बात याद रखनी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज बट अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इस तरह से एस फेज खत्म हो गया। अब अगला है G2 फेज। थोड़ी सी हम यहां स्पेस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अगर अगली स्लाइड पर गए तो आपका डायग्राम चला जाएगा। क्विकली वाइंड अप करते हैं। G2 सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज, अब वो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होनी है जो हमें एम फेज में काम आएंगे, यानी सेल डिवीजन में काम आने वाले मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस, एंजाइम्स की सिंथेसिस यहां पे होनी है G2 फेज में, यानी माइटोजन्स बोलते हैं उन्हें। जो मॉलिक्यूल एम फेज में काम आएंगे उन्हें माइटोजन बुलाते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ माइटोजन, सिंथेसिस ऑफ माइटोजन, स्पिंडल फाइबर का जो मटेरियल है उसकी सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, आरएनए का साइज, साइटोप्लाज्म का साइज नहीं बढ़ेगा। न्यूक्लियस साइज इंक्रीज एंड आरएनए सिंथेसिस आल्सो कंटिन्यू। आरएनए सिंथेसिस भी चलेगी। ये लास्ट मोमेंट तैयारी है। डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, सेंट्रियोल बन गया है, स्पिंडल के लिए माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस, और भैया जो भी मशीनरी हमें डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगी, डीएनए डिवीजन में, सेल डिवीजन में काम आएगी, वो सारे के सारे G2 फेज में बनेंगे। और इस तरह से सेल G2 के बाद वापस एम फेज में चला जाएगा। एम फेज में सेल 1 से 2 हो जाएगा। इस तरह से ये सेल साइकिल चलती है। सेल साइकिल का मेन काम है नए सेल्स प्रोड्यूस करना। किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करानी हो, रिपेयर करानी हो, ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ाना हो, दैट इज ग्रोथ है, उसमें सब जगह इस प्रकार का सेल डिवीजन ही मिलेगा। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, इनकी तो रिप्रोडक्शन भी ऐसे ही होती है। 1 से 2 होना है ना, 1 से 2 होने का रास्ता यही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन मान लो माइटोसिस से होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन भी इसी से होती है। आप आगे कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, सीखेंगे वहां पे, अभी ये वक्त नहीं है उसे डिस्कस करने का। कुछ ऑर्गेनिज्म में गैमीट फॉर्मेशन भी होती है, सेल रिपेयर में काम आते हैं, टिश्यू रिपेयर में काम आते हैं, और ग्रोथ में काम आते हैं। ऑर्गेनिज्म की, टिश्यू की, ऑर्गन की ग्रोथ में भी ये काम आते हैं। हेंस सेल साइकिल आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।